ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले आपका जो ट्रेडिशनल वे से आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करना सीखे उसको देखेंगे। मान लेते हैं कि जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया ना ऐसे, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल मेरे एल्बो के पास है, दे स्टार्ट्स रिपेलिंग ड्यू टू सिमिलर चार्ज, और अल्टीमेटली एक एंगल बनेगा जहां दोनों जाके रेस्ट में हो जाएगा, रुक जाएगा। उसको आप इक्विलिब्रियम का एंगल मान सकते हैं। सपोज अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1 के लिए नीचे की तरफ M1G लगेगा, Q2 इसको लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, और थ्रेड का टेंशन है T1। अगर आप इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, ये अल्फा 1 है तो ये अल्फा 1 आएगा। टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट बोलो T1 cos अल्फा 1, और राइट वाला कंपोनेंट T1 sin अल्फा 1। तो जैसा कि ऐसा न्यूमेरिकल तुम लोग इक्विलिब्रियम में सॉल्व किया है, बहुत सारा आपके पास सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है। बताओ जरा कौन किसको बैलेंस कर रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉब? T1 sin अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। T1 sin अल्फा 1 ये बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, और T1 cos अल्फा 1 ये बैलेंस कर रहा है mg को। सही ना? दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, दोनों को डिवाइड करने से T1 कट गया, sin अल्फा 1 by cos अल्फा 1, दैट इज tan अल्फा 1, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय m1g। छोड़ दीजिए क्वेश्चन 1। अच्छा, इसी डिस्कशन को अगर m2 के लिए तुम करते तो ये Q1 इसको राइट की तरफ पुश करता है इलेक्ट्रिक फोर्स से, नीचे की तरफ इसका m2g लगता, थ्रेड के अलॉन्ग में इसका टेंशन लगता, और फिर से अल्फा 2 के हिसाब से आप इसके कंपोनेंट में तोड़ते तो ऊपर की तरफ आता T2 का cos अल्फा 2, ऊपर की तरफ आता T2 का cos अल्फा 2, और लेफ्ट की तरफ आता T2 का sin अल्फा 2। पूरा डिटेल लिख नहीं रहे हैं, कंसेप्ट यही चलता। T2 का sin अल्फा 2 Fe को बैलेंस करता है, T2 का cos अल्फा 2 Mg को बैलेंस करता है, और जब दोनों का आप रेशियो निकालते हैं तो इसी तरह से आता है tan अल्फा 2 Fe by m2g। तो आपके पास आता tan अल्फा 2 इलेक्ट्रिक फोर्स by m2g। करेक्ट है? अच्छा, आप क्या कीजिए ना, आप को ये सोच के बताइए, दोनों चार्ज पार्टिकल पे चार्ज अलग अलग है, दोनों चार्ज पार्टिकल पे चार्ज मेरा अलग अलग है, क्या उन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग होगा या सेम? सेम हो, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम। तो जब आप tan अल्फा 1 में tan अल्फा 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग tan अल्फा 1 में tan अल्फा 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कट गया, G सेम है, G कट गया, तो मास के साथ इनवर्सली रिलेशन मिलेगा, ऊपर मिलेगा m2, नीचे मिलेगा m1। tan अल्फा का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या है? tan अल्फा और sin अल्फा, इन दोनों का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आपका एंगल बढ़ेगा ना तो वो बढ़ेगा, और अगर एंगल घटेगा तो tan या sin दोनों घटता है। cos का रिलेशन उल्टा होता है, cos में अगर एंगल बढ़ेगा तो cos का वैल्यू घटेगा, तो यहाँ tan। तो क्या हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा 1 प्रोपोर्शनल 1 by m1 एंड अल्फा 2 प्रोपोर्शनल 1 by m2? मतलब जो अल्फा है, जो एंगल है, वो मास के साथ इनवर्सली है। अगर इसका मास ज्यादा होगा तो इसका बनने वाला एंगल कम होगा, अगर ये मास ज्यादा होगा तो इधर का एंगल कम होगा, जिधर का मास ज्यादा होगा उधर का एंगल कम होगा, और अगर दोनों का मास सेम होगा तो दोनों का एंगल सेम होगा। समझ रहे? तो एक रिलेशन लिख रहे हैं कि अगर m1 बड़ा है m2 से तो मेरा अल्फा 1 छोटा होगा अल्फा 2 से। पिछले दिन आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन ये होगा। सही है? अच्छा, यहाँ पूरा का पूरा रिलेशन आप ध्यान से देखो, क्या चार्ज पर डिपेंड करता है? नहीं। चार्ज किसका ज्यादा है या किसका कम है इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर ही होगा, है ना? मान लो Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, तो Q1 बड़ा होने से Q1 पे लगने वाला फोर्स ज्यादा
या Q2 के छोटा होने से Q2 पे लगने वाला फोर्स कम, ऐसा नहीं होता। फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 पेयर में एग्जिस्ट करता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, किसी का चार्ज बड़ा या छोटा हो दोनों पे लगने वाला फोर्स बराबर है, लेकिन mg तो डिपेंड करेगा मास। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्वेश्चन का कंसेप्ट मेन ये था, ठीक है। तो ये आप अपना अगर बना चुके तो सही है, नहीं बनाया तो फिर एक और हम क्वेश्चन आज ऐड कर रहे हैं, अगले दिन इसको बनाएंगे, ठीक है। हर दिन आप कुछ कुछ सोच के आइए ऐसे नया नया चीज। देखिए क्वेश्चन है, बोला गया ऐसे, सुनना ध्यान से। मेरे पास दो बॉब है, इसका मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, और उनके बीच का डिस्टेंस d है, या यू कॉल एंगल थीटा, बीच में भी एयर, ठीक है। इन बिटवीन टू बॉब्स a liquid of density sigma is filled, find dielectric constant of liquid so that angle between threads remains unchanged। एक और डाटा देना होगा, हम दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो कि पहले इन दोनों के बीच में एयर था। जब एयर था, चार्ज पार्टिकल्स Q दिया हुआ है, मास दोनों का m दिया। जब एयर था तो उनके बीच का डिस्टेंस d है, या बोलो तो थ्रेड्स के बीच का एंगल 2 थीटा है, थीटा थीटा दोनों बराबर। देखो दोनों का मास बराबर, थ्रेड है, ठीक है ऐसा। फिर बोला कि देखो जी दोनों के बीच पानी भर दिए, कोई लिक्विड भर दिए, पानी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका केस तो आप जानते हो, कोई लिक्विड भर दिए। उस लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा, आपको उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है कि थ्रेड्स के बीच का एंगल जैसा पहले था वैसे ही है। थ्रेड्स के बीच का एंगल ना बढ़ा ना घटा, जैसे था वैसे ही है। आपको एक और डाटा चाहिए, आपको हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिए हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो डेंसिटी ऑफ बॉब, बॉब जिस मटेरियल से बना है ना उसका डेंसिटी आप रो ले लीजिएगा, ओके। ये मटेरियल का डेंसिटी आप रो ले लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको अगले दिन ट्राई करना है, नोट करो इसको। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कोई एक यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग है। देखिए अभी तक इसमें है ना 3 टॉपिक हो चुका है, हम आपको एक बार रिकॉल करा दें। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे अबाउट अ वायर, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि वायर के एक्सियल लाइन और वायर के इक्वेटोरियल लाइन पे, उसके बाद हम लोग पढ़े लास्ट सेमी सर्कल। आज हम लोग के पास डिस्कशन है सर्कुलर रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग। तुम्हारे पास कुछ इस तरह का एक सर्कुलर रिंग है, ये ऐसा तुम्हारे पास एक सर्कुलर रिंग है। आपको इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है। ये सर्कुलर रिंग का एक्सिस है, इस पे आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है। इस सर्कुलर रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सर्कुलर रिंग के ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड। आप जिस पॉइंट को लिए हैं वो सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, यहाँ वो पॉइंट है P, और जो आप रिंग कंसीडर करके चल रहे हैं उसका अपना एक रेडियस है R, सही है। इस रिंग के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप चार्ज पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, वो टोटल चार्ज Q है और डिवाइडेड बाय इसका टोटल लेंथ 2 पाई R। तो आपके पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट।
उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे, उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, यही कंसेप्ट है। अब इसमें हम लोग 5 स्टेप पढ़े, 5 स्टेप। पहला स्टेप में था हम लोगों को चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप निकालना है, सही है ना, लीनियर पता चल रहा है। सेकंड में था एलिमेंट्री पार्ट और उसका चार्ज निकालना है, तो वो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा, एलिमेंट्री पार्ट या एलिमेंट्री चार्ज हम लोग कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे कि चलो भाई यहाँ पे छोटा सा पोर्शन मान लो, इस छोटे से पोर्शन का लेंथ है dl और चार्ज है dq। तो अगर हम तुमसे बोले कि चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट बताओ, एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज, तो कैन वी राइट दैट dq विल बी इक्वल्स टू, बोलो बोलो क्या लिखते हैं, लैम्डा इनटू dl, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, dl इसका स्मॉल लेंथ। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे ये था कि जो भी आप एलिमेंट्री पार्ट आप चुने हो, यहाँ पे आपका एलिमेंट्री पार्ट है, वहां से दिए गए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। मान लो dq से यहाँ तक का दूरी r है और ये एंगल थीटा बनाता है, तो दूरी अगर dq से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है, तो क्या हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं? अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखते हैं, ओके। यहाँ हो गया k, चार्ज में हो गया dq और नीचे डिस्टेंस में हो गया r स्क्वायर, k q बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में होता क्या है, डायरेक्शन बनाना, कंपोनेंट तोड़ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज dq है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे de। अब इस d का दो कंपोनेंट ड्रॉ करो, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर द एक्सिस। ये थीटा है, ये थीटा आएगा, तो d का राइट वाला कंपोनेंट हो गया, d का राइट वाला कंपोनेंट हो गया d का cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट बोलो a का sin थीटा। ये फोर्थ स्टेप अपना। और फोर्थ स्टेप के बाद अगर हमको इसके बाद अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड x में चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे de cos थीटा का, और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड y में चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे de sin थीटा का। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये आपका फिजिक्स है। देखिए इतना ही सब फिजिक्स है। पहले एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा लिख लेना, फिर एलिमेंट्री चार्ज लिख लेना, एलिमेंट्री चार्ज के कारण स्मॉल फील्ड लिख लेना, उसका डायरेक्शन बना के कंपोनेंट तोड़ देना, और फिर जिस डायरेक्शन में फील्ड चाहिए उधर का इंटीग्रेशन करना। सही है? लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। चलो जी, थोड़ा 11 याद करो। सिमेट्री को ध्यान में रख के कोई बता रहा है कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? de sin थीटा कैंसिल होगा, कॉस नहीं होगा। देखिए जिनको थोड़ा दिक्कत हुआ समझने में, उनके लिए बता, देखिए हर जगह एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आप सोचना, जैसे इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ है, इसी तरह देखो जैसे मेरा फिंगर चल रहा है ना, ये सब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, सही ना? कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एक कंसीडर करो। चलो मैं यहाँ पे एक और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, याद है, तो इसका अपना फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, सेम एंगल थीटा होगा। इसको अगर हम d लिख दिए, ये एंगल थीटा तो ये थीटा आएगा, क्या मेरे d का ऊपर वाला कंपोनेंट d का sin थीटा होगा, और राइट में फिर से d cos थीटा होगा। सही है? अब थोड़ा सोचो, हर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का जो d sin थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का जो d sin थीटा वो कैंसिल करेगा, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो केवल d cos थीटा के कारण बचेगा। ठीक है? सो आगे बढ़िए थोड़ा। ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज distribution, due to symmetrical charge distribution for diametrical opposite elements de sin theta cancel out each other.
डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इसका मतलब फील्ड अगर हम लोग y के डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे डी साइन थीटा का, लेकिन ये इंटीग्रेशन वैल्यू 0 है, जो हमारा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन है वो 0 है। सो इसका मतलब ये कि जो भी नेट फील्ड है वो केवल x में है, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन है dE cos थीटा, dE cos थीटा, ठीक है। जो भी नेट फील्ड है वो dE cos थीटा के कारण है। चलिए आइए इंटीग्रेशन की। दिस इज k into dq by r स्क्वायर साथ में cos थीटा। आप इसको लिख सकते हैं k dq के जगह लैम्डा into dl by r स्क्वायर और साथ में cos थीटा। देखिए मेरा काम है खाली यहाँ बनाना नहीं। हमको ये मालूम है कि जब आप इसको घर में खुद से कीजिएगा ना, इधर एग्जाम में भी कीजिएगा, तो आपसे गलती कहाँ होगा। आप बताइए तो इसमें कौन कौन वेरिएबल है, इसे अच्छे से हड़बड़ा देख लो सब कुछ सिचुएशन, बताओ इन तीनों में से कौन कौन इक्वेशन पे वेरिएबल है। 90% आप यही गलती कीजिए, सोच के बोलिए कौन और कोई नहीं। केवल और केवल डीएल वेरिएबल है, बिल्कुल सही बोला। थीटा वेरिएबल नहीं है, आर वेरिएबल नहीं है। देखिए प्रॉब्लम यही होता है ना कि हम लोग हर बार हर दिन ये सब क्वेश्चन बनाते रहते हैं, आर वेरिएबल है, ये वेरिएबल। अब आपको दिखाना चाहते हैं, शायद इसका लोड थाम ले। देखो ध्यान से, जहां मेरा फिंगर है वो पॉइंट P है, समझ पा रहे? ठीक है। और ये चार्ज है इस पर। आप जब यहां से इसको मिलाइएगा तो जो डिस्टेंस होगा, अगर आप यहां से भी मिलाइएगा तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, मतलब r सेम। कहीं से भी आप ले लीजिए, r का वैल्यू सेम। क्या बोलते हो, सही है? अब यहां से जब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है। आप कहीं से भी मिला लीजिए, क्या वो एंगल हर तरफ सेम ही बनेगा? थीटा से, r से, खाली dl जो यहाँ कट किए थे ना लेंथ, यहाँ से लेके चलते 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 2πr तक वैरी करेगा। dl 0 से स्टार्ट होगा और उसका वेरिएशन चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 2πr तक। सही है। अब अगर आप चाहते हैं ना ये देखना कि सर d sin थीटा कैसे कैंसिल किया, आप समझिए, थोड़ा रुक जाए। इमेजिन कि एक पॉइंट आपकी तरफ है, इमेजिन करो कि एक पॉइंट तुम्हारी तरफ है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उधर बनेगा, उसका एक कंपोनेंट ऊपर होगा और d sin थीटा मेरी तरफ होगा, और एक पॉइंट मेरी तरफ है तो इसका जो d होगा वो इधर होगा, उसका एक पॉइंट ऊपर बनेगा d cos थीटा और d sin थीटा तुम्हारी तरफ होगा। तो ये d sin थीटा सबको क्या करेगा? कैंसिल करेगा, केवल रिजल्टेंट फील्ड अलोंग द एक्सिस बनता है। समझ गए? तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह लैम्डा cos थीटा और r स्क्वायर बाहर, k लैम्डा cos थीटा बाई r स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है dl का 0 से लेकर 2πr तक। तुम्हारे पास इनेट का वैल्यू आ गया k लैम्डा। फिगर देखो, cos थीटा बताओ, ये रहा थीटा, cos थीटा बताओ, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन? x, हाइपोटेनस कौन? तो x बाई r, नीचे r स्क्वायर है, dl का इंटीग्रेशन l होगा 0 से लेकर 2πr तक होगा। सो इट इज k लैम्डा x बाई r और r स्क्वायर मिलकर r क्यूब हो गया, और यहाँ आ गया 2πr। चलो जरा ध्यान से देखो, क्या लैम्डा को हम लोग q बाई 2πr से हटा सकते हैं? वहां सबसे लेफ्ट हैंड साइड में q बाई 2πr, x यहाँ भी 2πr, और नीचे क्या? स्मॉल r देखिए तो स्मॉल r देखिए तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है? तो बताओ तो कैपिटल R और x के टर्म में स्मॉल r कितना लिखा जाए? बोलो बोलो, r स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का रूट, यही है ना? यहाँ पे क्यूब है, ये 2πr से 2πr कैंसिल, दिस इज k क्यूब x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर
3/2. दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एनी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. यूनिफॉर्म चार्ज रिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज kqx by r square plus x square per power 3/2. 11 के ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसा ही आप पढ़े. क्या आपको याद आ रहा कुछ वैसा इक्वेशन जो 11 में पढ़े आप? बोलो. gmx by r square plus x square पे पावर 3/2. देखिए ग्रेविटेशन का g इलेक्ट्रोस्टैटिक में k 1/4 पे एप्सिलॉन. ग्रेविटेशन में मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज. ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन फॉलो. ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन अलग से बताएंगे. सबसे पहला जो आपको ये जनरल फॉर्मूला बताया गया उसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी ये भूलिएगा. हमारे पास एक रिंग है, उसके ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप अगर सेंटर से x डिस्टेंस अवे कोई एक पॉइंट लेते हैं और इसका रिंग का रेडियस r है, इस पे दिया गया चार्ज q है, तो याद रखना इस पॉइंट पे जो एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो केवल एक्सिस के अलोंग में होगा. अभी आपको समझ रहे हैं हम केवल ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है, तो नेट फील्ड केवल ये बचेगा. देख लो उधर डेरिवेशन में हम लोग केवल d cos थीटा से आंसर निकाले. ठीक है, और ये कितना बचेगा, तो ये हमारा जो E नेट आएगा, that E net will be kqx by r square plus x square पे पावर 3/2 आएगा, जहां k स्टैंड कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए. k स्टैंड कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए qx by r square plus x square पावर 3/2. सही. डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ E. आपके पास ये रिंग है, आपके पास ये रिंग है. हम लोग इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे के रखे हैं. एक पॉइंट हम P1 मानते हैं राइट में और एक पॉइंट हम P2 मानते हैं लेफ्ट में. राइट वाला जो पॉइंट देखिए, मेरा ये रिंग है पॉजिटिव. सपोज ये मेरे पास एक रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है. तो जब भी पॉजिटिव चार्ज रिंग से बात करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा, दूर दूर. सही है. तो अगर कोई पॉइंट इसके राइट हैंड साइड में है, अगर कोई पॉइंट इसके राइट हैंड साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा, और अगर कोई पॉइंट इसके लेफ्ट हैंड साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा. उससे दूर होगा, रिंग से दूर होगा. क्यों रिंग से दूर होगा? क्योंकि रिंग कैसा है? पॉजिटिव. तो ये P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट की तरफ, और ये P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ. मतलब समझते हो इस बात का मतलब है कुछ और कि रिंग के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल लेता है. अगर आप इसको वेक्टर की तरह लिखिएगा ना तो राइट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पॉजिटिव साइन से आप दिखाएंगे तो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको माइनस दिखाना होगा. सही है. अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ट कंसेप्ट. थर्ड क्या है? एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे आ जाओ. और एक चीज सुन लो, अभी हम ये बोर्ड पूरा भरेंगे इधर तक. आज के बाद तुमको रिंग का कोई भी न्यूमेरिकल मिले ना, कोई भी XYZ बुक बनाओ, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ चीज है ना, बस खाली इतना याद रखना. तुम हमसे भी डाउट पूछोगे ना तो हम इधर से ही कहीं से उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. इसका कोई भी न्यूमेरिकल इन पॉइंट्स से अलावा बाहर नहीं जाएगा, बस आप ध्यान से समझते जाइए. एट सेंटर ऑफ रिंग क्या मेरा x 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो क्या मेरा E 0 होगा. तो याद रखिएगा रिंग के सेंटर पे अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो आंसर है 0. ठीक है. अच्छा, अगर हम रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे बात करें, एट इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, आप रिंग से बहुत दूर बात कर रहे हैं, बहुत दूर, तो आपका x जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से मान लेते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी है. नीचे देखो, अगर यहाँ x की जगह तुम इनफाइनाइट पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करने के बाद ये पूरा डाटा फिर से 0 होगा, तो आपके पास E का वैल्यू फिर से 0 होगा. इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब तुमको ये ग्राफ बताएगा.
यहाँ कुछ लिखेंगे पहले, यहाँ ग्राफ बना। इसका कुछ मतलब ये है कि अगर आप x इक्वल्स टू 0 पे बात करते हैं तो भी e 0 है, और जब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी का बात करते हैं तो भी मेरा e ऑलमोस्ट 0 है, यही है ना? तो बताओ तो बीच में e कैसे वैरी करेगा? सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा, कैसे वैरी करेगा? जिसको बोलना थोड़ा क्लियर सोच के बोलो, ठीक है? हो जाएगा। E varies as 1 by r3, तो इस हिसाब से तो घटते जाएगा खाली। 1 by r3 मतलब क्या है? घटते जाएगा। अब 0 से घट के कहां चल जाएगा? बोले सर माइनस हो जाएगा। अरे वेक्टर में माइनस खाली डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना। तो के लिए तुम खड़े ही हैं, चिंता क्या कर? अभी तुम तुम्हारा बात बोल रहे हैं कि तुम क्या सोचता है, ठीक है? अच्छा, आप में से कौन कौन ऑटो से आए? आज तो बहुत जाम था, वैसे हम कुछ एग्जांपल देंगे आपको। हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझने वाला, और आप लोग फील करने वाले, फील कर लीजिए। देखिए, अगर जाम नहीं लगा रहता, एकदम खाली रोड, लाइक वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई रेड लाइट में एकदम आराम से गाड़ी स्टार्ट होगा, यहाँ रुकेगा, ओके? तो आप जहाँ चढ़े वहां उसका स्पीड कितना था? 0। आप यहाँ उतरे, यहाँ स्पीड उसका कितना है? 0। अगर पूरा रोड बीच में खाली है तो उसका स्पीड कैसे वैरी किया होगा? बढ़ा होगा। तुमको चढ़ाने के बाद वो अपना स्पीड बढ़ाया होगा, मैक्सिमम ले गया, फिर देखा कि वो सेंटर आ रहा है तो ब्रेक लगाया और फिर घट के 0 हो गया, सही? कभी भी नेचर में, हम यहाँ का बात नहीं कर रहे, हम पूरे फिजिक्स का बात कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से 0 वैरी करता है तो बीच में एक बार बढ़ के मैक्सिमम होगा, फिर घट के 0। बात समझ गए? आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते। 0 से कांस्टेंट क्या होता है? तब तो बीच में कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा 0 है। क्या ये हमेशा 0 होगा? नहीं होगा। तो 0 से 0 वेरिएशन का कंसेप्ट होता है कि पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घट के 0 होता है। सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल वैरीज लाइक दैट। पहले जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e बढ़ेगा, कोई खास x पे पहुंच के आपका e हो जाएगा मैक्सिमम, समझे? और फिर वहां से आगे बढ़ोगे तो फिर वो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e का वैल्यू घटने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ जो हम जगह लिखे थे उसमें हम ऐसा लिखना चाहते हैं, बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x टेंड्स टू इंफिनिटी, e फर्स्ट इंक्रीजेस becomes maximum and then decreases। पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, ये जो हम फिगर बनाए ना, ये मेरे इस रिंग के राइट हैंड साइड का पोर्शन है कि हाँ भाई यहाँ से बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर घट के 0 हो गया। अगर इसके लेफ्ट में बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? सही है? बोलो सही है कि गलत? गलत है तो सही क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, बिल्कुल सही। अगर आप ऐसे बना देते हैं ना तो राइट हैंड साइड वाला ई भी प्लस दिखाए और लेफ्ट वाला भी ई प्लस दिखा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, डायरेक्शन उल्टा कर लिया। तो डायरेक्शन उल्टा करने की वजह से आपको यही वेरिएशन नीचे दिखाना होगा, समझ गए? ये कंसेप्ट समझ में आया? नीचे क्यों बना? नीचे इसलिए बन गया क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना, तो माइनस लगाना, बाकी वेरिएशन वैसे ही होगा, ठीक है? समझ में आया आपको? चलो इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखो भाई ठीक है, चलो तुमको तो पता चल गया कि किसी x के पोजीशन पे जाके e मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर घट के 0 होगा। तो बताओ वो पोजीशन बताओ जहां रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। देखो जैसे हम यहाँ बताते हैं, हम तुमको एक रफ आइडिया देते। देखो मान लो हम ऐसे इसको पकड़े हैं बहुत दूर तक, ऐसे, ये वो जगह है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा, ऐसा बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घट के इधर जाके 0। तो ये वो पोजीशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम। आपसे पूछेगा ये पोजीशन निकालो, ठीक है? पोजीशन निकालो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा 11 का कंसेप्ट आता है, ध्यान से देखते चलो। फोर्थ पॉइंट, फॉर पोजीशन वेयर E इक्वल्स टू मैक्सिमम, हम लोग वो पोजीशन निकालना चाह रहे हैं जहां E का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन को देख के आप ये बता सकते हैं कि जो मेरा E है
वो फंक्शन है x का। उस इक्वेशन को सबको दिमाग शांत करके समझिए। k कांस्टेंट है, रिंग का चार्ज कांस्टेंट होगा, रिंग का रेडियस वैरी नहीं करेगा, तो केवल वैरी कौन करेगा? पोजीशन x। तो मेरा जो e है वो फंक्शन है x का। अगर e फंक्शन है x का तो e इक्वल्स टू मैक्सिमम के लिए बोलो बोलो अगला लाइन क्या होगा? कस के बोलो, d/dx को जीरो करना होगा। अगर देखिए यहां पे हम बोले ना 11 का कंसेप्ट, 11 के डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया गया है कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू जीरो होता है। तो मेरा e डिपेंड किया x पर और आपको e का मैक्सिमम चाहिए, तो e का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो जीरो है। अगर कोई बोलता है कि सर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करके ये काम खुद से करना पड़ेगा। और जब हम आपको बोलते हैं कि आपको खुद से करना पड़ेगा तो हमको ये शक है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा इन्फॉर्म करते हैं। अभी तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, लेकिन ये HCV में क्वेश्चन नंबर 45 के आसपास का ये न्यूमेरिकल है, एकदम यही न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है कि रिंग के केस में वो पोजीशन फाइंड आउट करो। है किसी के पास बुक? एक निकालो ना, एक निकालो। हाँ वहाँ खोलो खोलो, चैप्टर निकालो जल्दी फटाफट। 121 पेज। मिला? हाँ वहीं अगल बगल में पढ़ो ना थोड़ा, रिंग वाला मिल रहा है 42 43 के आसपास। पढ़ी टू कस के पढ़ो, कोई भी कस के पढ़ो। लो अब धीरे भी पढ़ोगे तो भी आवाज आ जाएगी। बोलो। Consider a uniformly charged ring of radius r. Find a point on the axis where the electric field is maximum. Consider a uniformly charged ring. Find a point on the axis where electric field is maximum. सेम कंसेप्ट। वहां पे आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम बना के रख दिए हैं, तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सीधा आंसर लिखते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस r/√2। यहां से सॉल्व करने से आपको मिलेगा x का वैल्यू प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब ये है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये आपको मिलेगा जहां प्लस r/√2 आप लिख सकते हो, जहां e का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये आपको मिलेगा माइनस r/√2 जहां फिर से e का वैल्यू मैक्सिमम होगा। कंसेप्ट समझ में आया? कैलकुलेशन के लिए आप चिंता ना करें, आप खुद से कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इंतजार कीजिए, आपको मिल जाएगा। सही है, तो ये चीज है। यहां तक कोई दिक्कत?